तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। जो यहाँ पे अनुशासन का एक पैसेज दिया गया छोटा सा, इसमें बताया गया अनुशासन क्या चीज़ है और उससे क्या क्या आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए इसके क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है। तो यहाँ पर जो आप जब इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको उपयुक्त शीर्षक लिखेगा विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, अनुशासन कितने प्रकार का होता है। तो अनुशासन आपका 2 प्रकार का होता है। पैसेज में आप जब पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, व्यक्ति के जीवन का सघन साधना काल है तो वो है विद्यार्थी जीवन। ठीक है, स ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अनुशासन के प्रमाण हैं। तो अनुशासन के कौन से प्रमाण हैं। तो सूर्य का प्रतिदिन एक ही दिशा में उगना, यानी कि अनुशासित है सूर्य। समुद्र में ज्वार भाटा आने पर भी मर्यादित रहना, यानी कि वो उफान आने पर भी जो है अपनी मर्यादा को लांघता नहीं, अपनी बाउंड्री के अंदर ही रहता है। और उसके बाद में स है जो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, ये भी हमेशा होता रहता है। तो ये सारे के सारे अनुशासन के अंदर आते हैं, उपयुक्त सभी। इसके बाद आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे, व्यक्ति के जीवन में किसका गहरा महत्व है। तो सबसे ज़्यादा जो गहरा महत्व है, अभी हमने पैसेज के हिसाब से बताएंगे तो हम क्या बोलेंगे, अनुशासन का। इसके बाद में आपने जो पैसेज पढ़ा उसके बाद में यहाँ पे गद्यांश पढ़ना है, यानी कविता टाइप में दिए गए ही। और इस कविता को पढ़ने के बाद में आपको सारे के सारे आंसर्स देने हैं। इसमें भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इस कविता को पढ़ लेना। और इसके जो PDF आंसर की है वो मैं आपको दूंगा, और इस PDF का पासवर्ड भी मैं आपको बताऊंगा। तो PDF का पासवर्ड जानने के लिए वीडियो को कंप्लीट आराम से देख लेना। अब आगे बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पर जो है ये पूरा का पूरा आपका पैसेज है, इसको पढ़ना है और पढ़ने के बाद में इसके आंसर्स आपको देने हैं। तो पहला जो 6 नंबर क्वेश्चन है इसमें वो पूछा गया है, उपयुक्त काव्यांश का जो है उचित शीर्षक क्या होगा। तो आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि ये किसान के लिए है और इसका किसान जो है उपयुक्त शीर्षक हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है, इस काव्यांश में किसकी पीड़ा का वर्णन हुआ है। तो इसमें किसान की ही पीड़ा का वर्णन किया गया है। इसके बाद में 8वां क्वेश्चन है, कारकुन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो जमींदार का कार्मिक। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 9वां जो क्वेश्चन है, आंखों का तारा होना का तात्पर्य क्या है। सभी को पता होगा, आंखों का तारा मतलब अत्यधिक प्यारा होना। इसके बाद आते हैं 10वें क्वेश्चन पे। इसमें पूछा गया, काव्यांश में वर्णित पीड़ित वर्ग की आंखों में चमक कब आती है। तो शोषण से पूर्व की संपन्नता को याद करने पर। तो अ ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, इसमें पूछा गया आपसे, माता के का आंचल कृति के रचनाकार कौन है, यानी कि इसको किसने लिखा है। तो यहाँ पे शिव पूजन सहाय जो है इसके राइट ऑप्शन हो जाएंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की नाक कहानी का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे सभी के सभी उद्देश्य जो है वो सही दिए गए हैं, इसीलिए हम उपयुक्त सभी पे क्लिक कर देंगे, टिक कर देंगे, राइट आंसर बता देंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्य खालिस्तान प्रकार के शब्दों से होती है। तो 5 प्रकार के शब्दों से होती है, पहला ऑप्शन। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया सर्वनाम खालिस्तान प्रकार के होते हैं। तो 6 प्रकार के होते हैं। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है, शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ या जगह की मात्रा, तौल या माप का बोध कराते हैं उनको हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो चौथा क्वेश्चन है इसी पार्ट का, इसमें पूछा गया है, हिंदी क्रियापदों का मूल रूप ही खालिस्तान है। तो वो धातु है। उसके बाद में 5वां क्वेश्चन इसमें पूछा गया, उपसर्ग शब्द के खालिस्तान जोड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं। तो उपसर्ग शब्द के, यानी कि उपसर्ग जो है कोई भी शब्द है उसके आगे जुड़ करके शब्द का अर्थ को बदल देते हैं। और छठा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित जो है अति लघु उत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए सीमा जो है 20 शब्द के आसपास दी गई है। तो यहाँ पहला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, संधि एवं संयोग में क्या अंतर है। तो संधि जो है वो 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बनती है, जिसको हम संधि कहते हैं, जैसे सु प्लस आगत सुआगत। और संयोग का मतलब है, संयोग में हलंत वर्ण यानी कि आधे अक्षर, यानी कि क के नीचे ये जो स्लैश लगा हुआ है ये लगेगा, से हु तक के वर्ण होते हैं
जो अगले शब्द के साथ बिना बदले जुड़ जाते हैं। जैसे ये स, अ, व, आ और ग हलंत अ और त हलंत प्लस आ, तो यहाँ पे हम इसको बोलेंगे स्वागत। और इसी तरह से कमल को लिखेंगे तो इस तरह से तोड़ के लिखते हैं, तो हम एग्जाम्पल के थ्रू भी बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समास शब्द की परिभाषा लिखिए। तो यहाँ पे समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रसोई घर। उसी तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इसकी बात करते हैं। तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ है ना कि छोटी सी बात को बहुत बड़ा चढ़ा करके कहना या बताना। उसके बाद में चौथा जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आप भले तो जग भला। लोकोक्ति का अर्थ यानी कि दूसरों का भला करता है वो दूसरों का भी भला करेंगे, मतलब दूसरे भी उसका भला करेंगे। यानी कि जो दूसरे लोग, मैं जैसे अगर किसी की मदद करता हूँ तो दूसरा आदमी भी मेरी मदद करेगा, ये इसका मतलब है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें पूछा गया है चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। बहुत ही कॉमन और बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। कई बार एनसीईआरटी में, जो अभी आपका सिलेबस इस बार चेंज हुआ है राजस्थान बोर्ड का, नहीं तो इससे पहले राजस्थान की अपनी अलग से बुक्स चलती थी, तो अभी जो है एनसीईआरटी बेस पे चल गया है और एनसीईआरटी बेस रहेगा अब। तो चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि वह सैनिक ना होते हुए भी अपने मन में अपने देश के प्रति त्याग, समर्पण, प्रेम, देश प्रेम की भावना फौजी कैप्टन के ही समान रखता था। ठीक है ना, तो इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं। उसके बाद में छठा जो क्वेश्चन है, एक कहानी ये भी रचना में मन्नू भंडारी के साथ साथ और किसका व्यक्तित्व उभर कर आया है। तो मन्नू भंडारी के साथ साथ उनके पिताजी और उनके कॉलेज की अध्यापिका शीला अग्रवाल का व्यक्तित्व जो है उभर कर आया है। उसके बाद में सातवां जो क्वेश्चन है, सुशीर वादों से क्या अभिप्राय है। तो इसका अभिप्राय जो है, जिस वाद्य को फूंक मारकर बजाया जाता है उसे सुशीर वाद्य कहते हैं, जैसे शहनाई, शंख आदि। ठीक है ना। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो आठवां क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है। तो ये क्वेश्चन तो हर बोर्ड में कॉमन है। उनके व्यवहार की दो चीज़ों से तुलना की गई है। एक तो जो तेल से सने हुए या तेल लगे हुए घड़े से, और दूसरे कमल के पत्ते से, जो कि पानी में रहकर भी गीला नहीं होता। इस तरह से आप इसका आंसर लिख देंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो नौवां जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है। तो ये बाल कांड से लिया गया है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है, उत्साह कविता में बालक किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। तो इसमें बालक बोल रहा हूँ, बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। तो उत्साह कविता में जो बादल है वो ललित कल्पना और क्रांति की चेतना की ओर संकेत करता है। उसके बाद में 11वां जो क्वेश्चन है, माता का आंचल पाठ के उन प्रसंगों के नाम लिखिए जो आपके दिल को छू गए हों। तो इसमें पिता से मिले संस्कार, पिता के साथ खेल, पिता के साथ भोजन करना और अनेक प्रकार के खेल, चिढ़ाने की सज़ा और सांप का भय, माँ की गोद में शरण आदि जो हैं, ये सारी प्रसंग जो हैं हमारे दिल को छू जाती हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 12 नंबर क्वेश्चन है, साना साना हाथ जोड़ी यात्रा व्रत में भारत के किस क्षेत्र की यात्रा वर्णन की है। तो इसमें सिक्किम की राजधानी गंगटोक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन किया गया है। अब आते हैं खंड ब, यहाँ से शुरू होगा आपका। तो खंड ब में आपसे 4 से लेकर 16 तक के प्रश्नों के उत्तर देने हैं और इनके सभी की सीमा जो है 40 शब्द होगी और सभी के उत्तर जब देंगे तो आपको 2-2 नंबर हर प्रश्न के मिलेंगे। तो यहाँ पे जो चौथा क्वेश्चन है, हालदार साहब को दूसरी बार देखने पर मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया। तो उन्होंने जब मूर्ति को देखा तो मूर्ति का चश्मा बदल गया था और साइकिल पर चश्मे बेचने वाला मूर्ति का चश्मा बदल दिया करता था। मोटे फ्रेम वाले चश्मे की जगह वो तार के फ्रेम वाले चश्मे ने जो है जगह ले ली थी। अब इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 नंबर जो क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत किस प्रकार के व्यक्तियों को अधिक स्नेह का पात्र मानते थे और क्यों। तो वो ऐसे व्यक्तियों को अधिक स्नेह का प्यार और स्नेह की आवश्यकता होती है उनके अनुसार जो लोग मानसिक रूप से सुस्त और बोधा होते हैं। माता पिता के उनके प्रति कर्तव्य और भी बढ़ जाते हैं। वे प्रेम और ममता के अधिकारी सामान्य लोगों से ज़्यादा होते हैं। यदि ऐसे बच्चे को तिरस्कार उपेक्षित किया जाए
तो उनमें असुरक्षा व हीनता की भावना जन्म लेगी और उनका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, लेखक ने सेकंड क्लास का रेल टिकट लेने का क्या कारण बताया? लखनवी अंदाज के अध्याय पे बताना है आपको। तो लेखक ने सेकंड क्लास की टिकट इसलिए खरीदा क्योंकि लेखक आरामदायक और सुकून की यात्रा करना चाहता था। उसे यात्रा के दौरान एकांतक चाहिए था और इसलिए लेखक ने सोचा कि वह आराम से खिड़की के पास बैठकर प्राकृतिक दृश्य को देखते हुए यात्रा संपन्न करेगा। इसी कारण उसने सेकंड क्लास का टिकट लिया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है, काशी की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? संक्षेप में आपको बताना है। तो काशी आनंद प्रदान करने वाले सघन वन के समान, जिसमें कई संस्कृति मिलकर नया गुलदस्ता तैयार करती हैं, जिसने हमेशा दो जातियों हिंदू मुसलमान को एक होने व आपस में मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहने का संदेश दिया है। उसके बाद में आता है 8वें क्वेश्चन पे, सूरदास जी ने उद्धव एवं कमल पत्र में क्या समानता बताई है? तो वो कहते हैं कमल का पत्ता इतना चिकना होता है कि वो पानी की बूंद उस पर ठहर नहीं सकती, इसीलिए कमल का पत्ता पानी में रहकर भी गीला नहीं होता। उसी प्रकार उद्धव पर श्री कृष्ण के जो प्रेम है वो अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाता है, जो ज्ञानियों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। इस तरह से सूरदास जी ने बताया था। उसके बाद में 9वां क्वेश्चन है, दोहा नामक छंद के लक्षण जो है आपको बताना है। तो दोहा एक मात्रिक छंद है जिसमें प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और अंतिम चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इनमें 24-24 मात्रा की 2 पंक्तियां होती हैं और दोहा में 24-24 मात्रा की 2 पंक्ति होती हैं तथा अंतिम में एक गुरु यानी कि एस की तरह और एक लघु यानी कि आई की तरह होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10वां जो क्वेश्चन है, इसमें कन्यादान कविता में माँ अपनी बेटी को क्या सीख दे रही है? संक्षेप में आपको बताना है। तो माँ ने अपनी बेटी को सीख दी कि केवल सुंदरता पर गर्व ना करे बल्कि अपने वातावरण के प्रति भी सचेत रहे। जिस पानी में झांक कर उसे अपनी परछाई दिखाई देती है उसकी गहराई को भी वो भली भांति जान ले। इसके बाद में 11 नंबर जो क्वेश्चन है, अट न रही कविता के आधार पर फागुन ऋतु के सौंदर्य को संक्षेप में लिखिए। तो फागुन ऋतु के समय चारों ओर हरियाली छा जाती है, खेतों में कुछ फसलें पकने को तैयार हो जाती हैं, सरसों के पीले फूलों की चादरें बिछ जाती हैं, लताएं और इलियां रंग बिरंगे फूलों से सज जाती हैं और सभी प्राणियों का मन उत्साह से भर उठता है। उसके बाद 12 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भरता, ऐसा क्यों कहा गया? का पेट भी भरता, ऐसा क्यों कहा गया? माता का आंचल अध्याय के आधार पर संक्षेप में बताना। तो ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि बच्चा चाहे लाख समय अपने पिता के पास बिता दे लेकिन पेट भर खाना तो उसे माँ ही खिला सकती है, लाड प्यार करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, नई दिल्ली का काया पलट क्यों किया जा रहा था? जॉर्ज पंचम की नाक के अध्याय के हिसाब से हम बताएंगे। तो नई दिल्ली का काया पलट इसलिए किया जा रहा था क्योंकि वहाँ बहुत ही गंदगी का ढेर था और सरकारी इमारतें जो हैं पुरानी हो चुकी थी और जिनको रंग पोता जा रहा था और बिजलियों के खंभे खराब थे। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14 नंबर जो क्वेश्चन है, नार्गे ने धम्मचक्र की क्या विशेषता बताई? साना साना हाथ जोड़े अध्याय के हिसाब से बताना है आपको। तो एक कुटिया में घूमता एक चक्र देखा जिसके बारे में बताया यह धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। ठीक है, तो ये नार्गे ने धर्म चक्र की ये विशेषता बताई। इसके बाद में 15 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें आपको 2 में से कोई एक क्वेश्चन करना है। तो हमने नीचे वाला क्वेश्चन किया है, मनु भंडारी का जीवन व कृत्य परिचय संक्षेप में लिखना, अथवा में रामवृक्ष बेनपुरी का जीवन और कृत्य परिचय जो है संक्षेप में लिखना है। तो इसमें आप रामवृक्ष बेनपुरी के बारे में कंप्लीट लिखेंगे जैसा कि हमने आपको यहाँ पे लिख के बताया है, और उसके बाद में उनके उपन्यास का नाम भी लिखेंगे। ये तो आपको पूरा लिखना है जैसे यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद में उपन्यास जो उन्होंने लिखा है उनके बारे में बता देना है। कोई भी उपन्यास आप बता सकते हैं, रेखा चित्र बता सकते हैं, नाटक उनकी बता सकते हैं, कहानी बता सकते हैं और निबंध बता सकते हैं। इन सब चीज़ों को आप लिखेंगे तो ही आपको जो है बेहतर नंबर मिल पाएंगे। इसके बाद में आपका जो है स्मरण बता सकते हैं, यात्रा वर्णन बता सकते हैं, जीवनी बता सकते हैं और आलोचना बता सकते हैं।
इनका मतलब ये है कि इसमें से आप कोई भी 3-4 चीज़ें बता देंगे तो आपका जो आंसर कंप्लीट हो जाएगा और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ध्यान रखना है, जो चीज़ें बता रहा हूँ उनको नोट करते जाएं कि क्या करना होगा आपको क्वेश्चन में। जयशंकर प्रसाद का जीवन व कर्तृत्व परिचय संक्षेप में लिखना है। तो यहाँ पर जो है जयशंकर प्रसाद द्विवेदी का जो है पूरा का पूरा परिचय यहाँ पे दिया गया है। और इस परिचय देखिए, एक्चुअली ये 2 नंबर का तो बोल रहा है, लेकिन ये परिचय जो है संक्षेप में आप कितना भी लिखना चाहें तो इससे ज़्यादा छोटा नहीं कर पाएंगे। और 2 नंबर में ये थोड़ा सा आंसर बड़ा है, ये 2 नंबर की बजाय 3 नंबर का होता तो ज़्यादा बेहतर होता। फिर इनका जब ये आप पूरा परिचय लिखेंगे, इसके बाद में उनकी जो जो चीज़ें हैं, उपलब्धियां, उनको लिख देंगे, जिसमें आपका परिचय आ जाएगा, कृतित्व परिचय आ जाएगा। उसके बाद में महाराणा का महत्व जो है उन्होंने दिया था और झरना दिया था इसी में, आंसू है, लहर है, कामयानी है और प्रेम पथिक है। इस तरह से आप इनमें से कोई भी 3-4 आप लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। अगर आप वो नहीं करना चाहते थे तो अथवा में आपका जो क्वेश्चन दिया गया था गिरजा कुमार माथुर का जीवन परिचय, वही सेम संक्षेप में लिखना है, तो आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं खंड स में। खंड स में जो है एक गद्यांश है, आपको ये पठित गद्यांश यानी आपकी बुक से है और इसको आपको पढ़ने के बाद में जो है सप्रसंग व्याख्या कर देनी है। तो चलिए इस प्रसंग में आपको कैसे लिखना है तो हम बता देते हैं। प्रसंग कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ नौबत खाने में इबादत से लिया गया है। उसके रचयिता यतीन्द्र मिश्र हैं। इस गद्यांश में काशी के भौगोलिक प्राकृतिक की विशेषताएं बताई गई हैं। ठीक है, जहां आपको लगता है कि स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसको करेक्ट कर लेना, इसमें घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। वैसे जनरली नहीं होती है, लेकिन प्रिंट आप जब टाइप करते हैं तो हो सकता है कि मिस्टेक एक आधे अक्षर में मात्राओं की हो सकती है। अब इसका व्याख्या जो हम इस तरह से करेंगे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जिस तरह अपने धर्म के प्रति समर्पित थे, उसी प्रकार काशी विश्वनाथ जी के प्रति अपार श्रद्धा रखते थे। वे जब भी काशी से बाहर रहते थे तब विश्वनाथ एवं बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठते थे और थोड़ी देर के लिए ही सही पर शहनाई उन्हें समर्पित कर बजाते थे। उनके मन की आस्था बालाजी और बाबा काशी विश्वनाथ में लगी रहती थी। इस तरह से आप इसकी व्याख्या करेंगे। अथवा में चाहें तो इस खंड की आप व्याख्या जो है आप कर सकते हैं। तो आपको चाहे तो वो करें चाहे ये करें, आपको दोनों में से कोई एक करना था। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है निम्नलिखित पठित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो ये पद्य है यानी कि आपकी कविता है और इस कविता को पढ़ने के बाद में आपके इसके जो है सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो कैसे करनी है मैं बताऊंगा। पहले तो ये पद है आपका और इसी के अथवा पाठ में आपका दूसरा पद यहाँ पर दिया गया है। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। इस तरह से ये जो कविता है इसको पढ़ना है और पढ़ने के बाद में समझ लेना है कौन से पाठ से लिया गया है वो हमें बताना है। तो यहाँ पे जो है ये प्रस्तुत कविता जो प्रसंग में लिखेंगे। हाँ, फसल हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित की गई है, या फिर हम लिख सकते हैं प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के फसल से ली गई हैं, जिसके रचयिता श्री नागार्जुन कवि ने स्पष्ट किया है कि फसल उत्पन्न करने के लिए मनुष्य और प्रकृति मिलकर एक दूसरे का संयोग करते हैं। व्याख्या कर सकते हैं हम। कहता है कि कवि, यहाँ पे अभी कवि मिट गया है, कवि मतलब रह गया गलती से, तो यहाँ लिखोगे कवि कहता है कि फसल को उत्पन्न करने के लिए एक दो नहीं बल्कि अनेक नदियों से प्राप्त होने वाले पानी अपना जादुई प्रभाव दिखाता है। तो यहाँ पर आप जो है मिस्टेक जो है इसको सही करेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्राप्त होने वाले पानी अपने जादू दिखाते हैं या दिखाता है। उसी पानी के कारण यह पनपती है, बढ़ती है। इसे उगाने के लिए किसी एक व्यक्ति के नहीं, दो के नहीं बल्कि लाखों करोड़ों हाथों के द्वारा छूने की गरिमा छुपी हुई है। यहाँ पर देखिए छुपी हुई है, ब इसमें मिस्टेक आ गया है तो इसको भी आप काट देंगे। यहाँ पे आपका ये जो है ना टाइपिंग मिस्टेक है तो इसमें हो जाता है। यह लाखों करोड़ों इंसानों के परिश्रम का परिणाम है। इसमें एक दो खेत की मिट्टी नहीं प्रयुक्त नहीं हुई है, इसमें तो हजारों खेत की उपजाऊ मिट्टी की विशेषताएं छिपी हुई हैं। मिट्टी का गुणधर्म इसमें छिपा हुआ है। फसल क्या है? यह तो नदियों के द्वारा लाए गए पानी का जादू है जिससे इसे उपजाने में सहायता दी है।
जिसने इसे उपजाने में सहायता दी है। इसमें न जाने कितने लोगों के हाथों का परिश्रम जो है छिपा हुआ है। यह उन हाथों की महिमा का परिणाम है। भूरी काली संदली मिट्टी की विशेषताएं इसमें विद्यमान हैं। यह सूर्य की किरणों का फसल के रूप में परिवर्तन है। सूर्य ने अपनी किरणों से उसे बढ़ाया है, जीवन दिया है। हवा ने इसे थिरकने और इधर उधर डोलने का गुण दिया है या किया है। भाव यह है कि फसल प्रकृति और मनुष्य के सामूहिक प्रयत्नों का परिणाम है। तो इस तरह से आप इसको लिख देंगे, 1-2 लाइन कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 19 नंबर, इसमें पूछा गया बाल गोविंद भगत को साधु क्यों कहा गया है, विस्तार से आपको वर्णन करना है। तो देखिए, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद अपनी किन चालिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे, परंतु उनमें साधु कहलाने वाले गुण भी थे। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे उनमें साधु कहलाने वाले गुण भी थे। और जब हम ये लिखते हैं तो कभी भी कोई अगर आपका लाइन में थोड़ी सी मिस्टेक हो तो उसको आप सही कर सकते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना है आपको। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें आप क्या क्या गुण हैं। कबीर के आदेशों पर चलते थे, उन्हीं के गीत गाते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार रखते थे, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे, ना ही किसी से झगड़ा करते थे, किसी की चीज़ नहीं छूते थे, ना ही बिना पूछे जो है व्यवहार में लाते थे, यानी कि उपयोग करते थे। उसके बाद में 5वां है पॉइंट लिख सकते हैं हम। कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर उसे सीधे कबीर पंथ मठ ले जाते, वहाँ जो भी उनको भेंट स्वरूप मिलता उसी को प्रसाद स्वरूप ला करके घर चलाते। और छठा है, उनमें लालच बिल्कुल नहीं था, ठीक है। अगर आप वो नहीं करना चाहते तो ये वाला कर सकते थे। नवाब साहिब ने अपने यहाँ पे ख़ानदानी रईस होने का भाव किस प्रकार प्रकट किया है वो आपको बताना है, ठीक है, लखनवी अंदाज कहानी के आधार पे, ठीक है, व्यंग के आधार पे। अब इसके बाद में आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है गोपियों के द्वारा हमारे हारिल की लकड़ी कहे जाने का क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर है, कृष्ण को हारिल का लकड़ी कहकर गोपियों ने अपने प्रेम की दृढ़ता को प्रकट किया है। हारिल एक ऐसा पक्षी है जो सदैव अपने पंजे में कोई लकड़ी या तिनका पकड़े रहता है। वह उसे किसी भी दिशा में नहीं छोड़ता, यानी कि वह उसे किसी भी दशा में नहीं छोड़ता। गोपियों का कृष्ण को हारिल की लकड़ी कहने का तात्पर्य है कि उनके हृदय में कृष्ण का प्रेम इतना दृढ़तापूर्वक समाया है जो किसी भी प्रकार निकल नहीं सकता। कहने का आशय है कि गोपियाँ कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ हैं, यानी कि उसके ही प्रति जागरूक हैं, उसी को सोचती हैं, उसी के बारे में समझती हैं। पासवर्ड जो है इस पीडीएफ को जब आप डाउनलोड करोगे तो मांगेगा, तो इसमें डाल देना 1112, ठीक है, यानी कि 11 और फिर 12 या फिर 11 बार आप सीधा सीधा बोल सकते हो। उसके बाद में अथवा पाठ में उत्साह कविता का केंद्रीय भाव लिखना है, ये आप कर सकते हैं। अथवा पाठ में से कोई एक ही करना होगा। द खंड जो है इसमें पूछा गया है प्रश्न 21, निम्न विषयों में से किसी एक पर 300 से 350 शब्दों में सार्गिक निबंध लिखना है। तो इस तरह से आपका सबसे पहला पूछा गया राष्ट्रीय एकता के बारे में, जिसमें प्रस्तावना राष्ट्र के लिए एकता का आवश्यक क्या क्या है और एकता के बाधक तत्व क्या है, एकता के पोषक तत्व और उपसंहार। इस तरह से आपको ये पॉइंट बनानी है, मैं बता दूंगा आपको। और इसके बाद में आप दूसरा लिख सकते थे पर्यावरण प्रदूषण कारण और निवारण क्या है। पर्यावरण प्रदूषण, प्रदूषण के प्रकार क्या होते हैं, इसके कारण क्या होते हैं, प्रदूषण निवारण के उपाय क्या हो सकते हैं और उपसंहार। तो सबसे पहले प्रदूषण क्या है इसके बारे में हम समझाएंगे। इस तरह से लिख करके बिल्कुल अच्छी तरीके से लिखना है ताकि आप एक भी नंबर ना कटें। उसके बाद हम बता सकते हैं जो दूसरा पॉइंट उसमें दिया गया है, तो प्रदूषण के जो प्रकार हैं उसमें तो ठीक है, अभी एक सेकंड में इसको करेक्ट कर देता हूँ जो इसमें। तो इस तरह से आप इसका जो पूरा का पूरा आंसर लिखेंगे। तो प्रदूषण क्या है, सबसे पहले प्रदूषण क्या है उसके बारे में आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो हिंट दिया है या मैंने जो सोल्यूशन बताया इस तरह से आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। उसके बाद में आप बताएंगे जो दूसरी चीज़ में पूछी गई है प्रदूषण के प्रकार क्या हैं, फिर प्रदूषण के कारण और निवारण बताएंगे। तो इस तरह से प्रदूषण के प्रकार आप बता सकते हैं। प्रदूषण के प्रकार में आप वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि और मृदा प्रदूषण को लिख सकते हैं। तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण को थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर देंगे ताकि एग्जाम में समझे कि हाँ आपने जो है पढ़ाई की है, याद किया है, आपको सब कुछ आता है। तो यहाँ पर जैसे कि दूसरा, तीसरा और चौथा हम इस पार्ट में लिख देंगे। और इसको लिखने के बाद में हम जो है इसका निवारण जो है उसको बता देंगे, कारण जो है उसको बता देंगे। अब यहाँ पे जो कारण है वो कौन कौन से कारण हो सकते हैं जो प्रदूषण फैलाते हैं, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे बताएंगे। तो आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देख लेना। उसके बाद में आपका प्रदूषण निवारण के उपाय जो है आपको इस तरह से लिख देने हैं कि क्या क्या कर सकते हैं हम कि प्रदूषण ना हो पाए। और इसके बाद में लास्ट में जो हमारे छोटा सा 4 लाइनों में हम लिखते हैं जिसको हम उपसंहार कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसी भी है जो आपका एग्जामिनर समझ जाता है कि आपने कितने अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को तैयार किया है।
तो यहाँ पे आप अगर आप प्रदूषण के बारे में नहीं कर सकते हैं तो आप सड़क सुरक्षा के बारे में कर सकते हैं, जिसमें सड़क सुरक्षा का तात्पर्य आपको समझाना है, फिर सड़क सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है, सड़क सुरक्षा के उपाय क्या हैं, और उपसंहार फिर लिखना है। या फिर आप 2 पार्ट में मातृभाषा और उसका महत्व जो है उसको समझा सकते हैं, उसके अर्थ के बारे में, शिक्षा का मातृभाषा से जो संबंध है वो क्या है, और सांस्कृतिक विकास में मातृभाषा का महत्व क्या है, और उपसंहार क्या है। इसके बाद में आपका जो है 22 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया आपका नाम गौरव है, आप अपने विद्यालय की क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, विद्यालय में अधिक खेल सामग्री मंगवाने हेतु जो आपको प्रधानाचार्य को जो है पत्र लिखना है। तो इस प्रार्थना पत्र में आपको निवेदन करना है। तो इस तरह से हम प्रार्थना पत्र लिखेंगे, जिसमें हम जैसे कि जो जो चीज़ें दी गई हैं तो हम लिखेंगे सेवा में प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उपनिवास, या फिर आप जयपुर, जोधपुर, बीकानेर कुछ भी डाल दें, और विषय है खेल का सामान मंगवाने हेतु आवेदन पत्र। उसके बाद महोदय लिख करके आप जैसे आप अपनी छुट्टी के लिए या फिर फीस माफ़ के लिए, लेट फाइन ना भरने के लिए लिखते हैं, आप उसी तरह से यहाँ पर जो चीज़ मैंने लिखी है आप इस तरह से लिख सकते हैं। और उसके बाद में आपका आज्ञाकारी शिष्य जो भी है, आप गौरव सौरभ जो भी आपको दिया जाता है इसमें आपके पैसेज में, वो आपको लिखना है क्वेश्चन में। और उसके बाद में आप क्लास और रोल नंबर वगैरह डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो है गौरव लिख करके नीचे क्लास जरूर डालें, इसमें जो क्लास डालना भूल गए हम, तो यहाँ क्लास डाल दें, रोल नंबर डाल दें। इसके अथवा पाठ में अगर हम करना चाहें तो अथवा पाठ में पूछा गया पढ़ाई हेतु छात्रावास में रह रहे अपने छोटे भाई को पत्र लिखकर कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव हेतु विभिन्न उपायों की जानकारी आपको देनी है, या तो आप ये भी कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी एक करना है। उसके बाद अंतिम क्वेश्चन की तरफ मूव कर चुके हैं हम। 23 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपका मित्र फूलों से बनी वस्तुएं, गुलदस्ते, हार, मालाएं आदि की बिक्री बढ़ाना चाहता है, इसकी सहायता के लिए आपको विज्ञापन तैयार करना है। अथवा में दूसरा विज्ञापन आप कर सकते हैं, कला अंकुर संस्था की कला विधि में कुछ चित्र जो है पेंटिंग्स बिक्री के लिए उपलब्ध हैं, इस हेतु विज्ञापन आपको लिखना है। तो चलिए मैं आपको फूलों से, जो फूलों के बारे में विज्ञापन है, पहला वाला पार्ट मैंने किया है, तो खुशखबरी 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 इस तरह से कर देंगे, और फिर लिखेंगे बीच में हम इस तरह से आपकी खुशियों को बढ़ाने के लिए पल्लव फ्लावर डेकोरेशन सेंटर। आप पल्लव की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। और फिर इसके बाद में आप इस तरह से गोला बना करके ताजे एवं खुशबूदार फूलों का एकमात्र स्थान, और इसके बाद में यहाँ पे गुलदस्ते जैसा कुछ सजाना चाहें तो आप सजा सकते हैं, अगर नहीं सजाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी मर्जी से कोई भी 1-2 लाइन और लिख सकते हैं। और फूलों से तन मन महकाए शादी विवाह एवं अन्य अवसरों पर सजाने का विशेष प्रबंध, एक बार सेवा का अवश्य मौका दें, इस तरह से आप लिख देंगे। इस तरह से आपका एक जो है विज्ञापन तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसमें मोबाइल नंबर वगैरह डालना चाहें तो आप कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं।